तो इन टुडेज क्लास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, बोर मॉडल। बोर मॉडल एप्लीकेबल किस पे है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज, है ना। एप्लीकेबल, दिस वी आर गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू बी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज। का मतलब क्या है? व्हाट इज द यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज, राइट? So let's say if I am going to say uni electronic species, so that is nothing but we can say hydrogen, helium plus ion, lithium 2 plus ion, right? Beryllium 3 plus ion, etc. So this Bohr model, you know, model is applicable for uni electronic species. Okay. Now, when we are saying यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज ओवर हियर, दैट मींस हाइड्रोजन हीलियम आयन, ऐसे आप कर सकते हो। मतलब जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में, उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने कि बस एक बचे। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीलियम के पास 2 हैं तो एक निकाल दिया, लिथियम के पास 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के का एटॉमिक नंबर 4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐसे, है ना। दीज आयंस। अब ये ऐसा क्यों हम चाहते हैं, है ना? व्हाई? बिकॉज बोर वांट्स टू स्टडी, है ना, केवल और केवल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन पढ़ा जाए। Since we know कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन हम चाहते थे कि हम इनको स्टडी करें। What will happen if multi electrons are going to be present? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू प्रेजेंट तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि दोनों पे, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे और दोनों के आपस में एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, राइट? So it is very difficult to calculate the net force over here because you don't know कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हैं। समझ में आई बात मेरी? नेट फोर्स निकालने के लिए दिक्कत होगी। सो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू हैव ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी। पहले हम तो है ना चाहते हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चल जाए। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा तो दैट वी कैन कंक्लूड समथिंग, राइट? क्या होता है, क्या होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज। क्या लग रहा है यहाँ पे फोर्स? तो when something is doing the circular motion, right? सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ पे ओवर हियर, राइट? इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक towards the center, एक ना just opposite, like outward of the center, right? This is called centrifugal force, sorry, centripetal force. And this is centrifugal force. ठीक है? जैसे अगर आप कहीं रस्सी घुमाते हैं, है ना, कहीं पे भी, तो उसमें जो भी पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर, लेट्स से सर्कल में घूमता रहता है, राइट? दैट इज, अच्छा, कहीं पे अगर मान लो ये सेंट्रिपिटल फोर्स अचानक से ये रस्सी टूट जाती है तो क्या होता है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि अभी सेंट्रिपिटल फोर्स लगना बंद हो गया रस्सी टूटने के कारण, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी लग रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी लग रहा है, इसीलिए ये बाहर की तरफ गिरता है। एनीवे, इस पे 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या इसके बराबर है, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force is nothing but force is provided by electrostatic force, है ना, या फिर यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू कैन से
और इलेक्ट्रिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? ये इसको मैं Fe लिख रहा हूँ, राइट, ओवर हियर. तो what is the charges at the nucleus? न्यूक्लियस पे कितना चार्ज? अच्छा वैसे होता क्या है? Fe is nothing but K Q1 Q2 by R square. ठीक है. Here Q1 is nothing but let's say one charge. तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? How many number of protons are present? Z एटॉमिक नंबर के बराबर. How many number of protons are present? Z. और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E का चार्ज है. So then Q1 is nothing but Ze. Q2 is nothing but charge of electron. So E. ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हम बता चुके हैं K Q1 Q2 by R square. अगर दो इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई दो पार्टिकल हैं, राइट, दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच में वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कैसे लगेगा? तो दैट इज K Q1 Q2 by R square. ये क्या हो जाएगा? हेंस F electric is nothing but, ये is going to be nothing but K ZE into E divided by R square. So this is K ZE square by R square. This is, let's say, one equation. ठीक है. यूनि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वो सब यूनि इलेक्ट्रॉनिक हो गए. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यस, राइट. जब तक मोशन करता है, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. कौन दे रहा है? अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये किसके बराबर होता है? Fc. लेट्स से दिस इज, आई एम लेट्स से राइटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज नथिंग बट, ये किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r. ठीक है. ये अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो ये समझा दिया जाएगा ये कैसे आता है. ठीक है. ना, तो इन्होंने ये बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा और उस पे लगने वाला जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 by R square. तो इससे क्या बना? हमारा पहली बात ही बनी है ना. तो यहाँ से पहली बात जो निकल के आई वो ये आई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. then it is nothing but Fe equals to Fc, or you can say KZE square by R square is nothing but mv square by R. ठीक है. और you can also write, है ना, तो यहाँ से R से R कट कर सकते हैं. let's say so we will write this KZE square by R is nothing but mv square. so this is going to be, let's say, equation 3. इसको लिख लो. K और R क्या है? तो K is a constant बेटा and R is the distance, है ना. इसके और इसके बीच की डिस्टेंस R है. मतलब ये तो हम समझ ही सकते हो, दो इसके बीच में चार्ज बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? R. KZE square by R is potential energy, है ना. वो उस पे आएंगे.
पोटेंशियल एनर्जी पे। आर स्क्वायर इज फोर्स एंड आर अगर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी है। इज वेलोसिटी, मतलब ये तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों होना है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? ये वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। बी से और क्या होता है वैसे आकाश? कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो और क्या होगा? बी से वेलोसिटी होगी ना, थोड़ा सा मतलब कैन बी रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम एन एटम, कैसे करो रिमूव करोगे भाई? यस वी कैन, बट दैट इज डिफिकल्ट. It is called electron capture. It is not removal, it is just like destroying a proton. Destroying a proton, that is possible. डायरेक्शन का डिफरेंस है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? बॉल अंदर की तरफ ही है ना गिर जाएगी ना, तो लेगी फोर्स होगा. तो जैसे मान लो अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, राइट? सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. आप अपनी जगह पे ही, रेस्ट पे ही हो ना. इसका मतलब क्या, उस पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, यू आर एट द रेस्ट जस्ट बिकॉज द फोर्स इज बैलेंस्ड, है ना? समझ में आया प्रणाली? ठीक है भाई, यहाँ तक सबने लिख लिया, चलते हैं आगे. एक तो ये बात हो गई कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एंड उसकी वेलोसिटी और लेट्स से द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर में क्या रिलेशन होगा. ठीक है, because we know the k is constant, z is atomic number, e is also constant, है ना? charge of electron. What is m over here is mass of electron ना. आप कोई पूछे मुझसे ये m क्या है सर, so m is nothing but mass of electron, right? यहाँ लिख दे रहा हूँ mass of electron. v is nothing but, है ना, velocity of electron. r is nothing but, है ना, radius of orbit. So this is what we have understood की, right? यहाँ पे देखो ध्यान से, k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट नहीं है? r और v कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, r अलग हो सकता है, वेलोसिटी भी अलग हो सकती है. अगर हम किसी भी तरीके से कोई ऐसा रिलेशन निकाल लें, राइट, जहाँ पे r और v का रिलेशन मिल जाए हमें, राइट, तो शायद वी कैन से एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट बोर हैज डन. Bohr has find out कि देखो Rutherford was not able to find the position of electron. He could not say कि कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, and according to Maxwell the electron whenever is traveling and it is going to lose its energy. ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी लूज करेगा. तो what Rutherford has to do, he has to find those let's say orbits जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज ना करे. So he said one thing, है ना, थ्रू द एक्सपेरिमेंट ही एनालाइज समथिंग एंड ही सेड कि ऐसा होता है. उसका कोई उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं दिया कि क्यों होता है. दैट वाज एक्सप्लेन लेटर ऑन बाय डी ब्रॉगली कि वो जो बोर ने बात बोली थी वो सही कैसे है. तो जैसे मान लो आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या कोई मेथड आप सॉल्व कर रहे हो, राइट, आपको बार बार एक ही फैक्टर बार बार मिलता है, तो आप क्या कहोगे कि ये ऐसा ही होता है ना, ये ऐसा होगा तभी बस इसका आंसर आ सकता है, अगर ये ऐसा नहीं रखेंगे तो नहीं होगा. मे बी यू डोंट नो द रीजन, बट यू नो कि अगर ये डालेंगे तभी आंसर आ रहा है, राइट? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बोर हैज डन. He was able to find one equation
और ही सेड कि अगर ये इक्वेशन होगी तो फिर, है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू फॉल इनटू द लेट्स से न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, ये बात हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पोस्टुलेट। सेकंड लेट्स से पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज Bohr said electron, this is kind of you can say postulate because it is a very important Bohr model, ठीक है। पहली पोस्टुलेट तो मैंने बता दी कि उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, राइट। सो दिस इज सेकंड ओवर हियर। so he said electron will be, है ना, will be present or will be orbiting around nucleus in those orbit where angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, और it is also called as h cut, ठीक है। h by 2 pi को क्या लिखते हैं, h cut भी लिखते हैं कभी कभी। it is a integral multiple of h by 2 pi. He said electron will be orbiting around nucleus in those orbit where angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. क्या होता है angular momentum? So hence angular momentum क्या हुआ, nothing but mvr, and this mvr is nothing but, है ना, और इस ये you can say it is an integral multiple हम we are saying, so this is going to be, है ना, mvr is nothing but nh by 2 pi, where n is a integer and n could be 1 2 3 etc, कुछ भी हो सकता है, ना इनफाइनाइट तक। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम was given as, he said कि जहां जहां पे एंगुलर मोमेंटम, राइट, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट। और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स वेयर इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज इट्स एनर्जी, है ना। एक और बात लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू n इज इंटीजर, तो यहाँ पे n इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 1 को नाम दे दिया गया, दैट इज नथिंग बट k शेल ना, n इज नथिंग बट 2 इज नथिंग बट kl, klmn है ना आपने, l शेल, राइट। n इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, वन सेकेंड। So n equals to 3, that is going to be m shell, right। n equals to 4 क्या हो जाएगा ना, n shell ऐसे klmn, राइट, op ऐसे करके आगे आगे भी होते जाएगा, राइट। तो ये तो बस आपको याद रखना है, राइट। एक आइडिया आपको है ही ऑलरेडी इस बात का, राइट, klmn, इनको आइडिया नहीं है वो ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। ही सेड these orbits जहाँ पे electron will not lose its energy, those are going to called as stationary orbits. So next point, in these orbits electron will not lose its energy,
hence these orbits are called stationary orbit. ये मोटे मोटे पॉइंट है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट दो ही है एक तरह से। एक ये है कि कौन सी जगह पे क्या सा बेटा, यस एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, यस। तो भाई कहीं पे कोई टर्म ना समझ में आ रहा हो ना, वो क्या लिख रहे हैं, आस्क। ये h/2 को h कट भी बोलते हैं, राइट। आई हैव इंट्रोड्यूस दिस ओवर हियर, और बहुत रेयर है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे h कट लिखा हुआ मिल जाता है ना, या फिर ऐसे करके मिल जाता है, तो आप समझ जाना ये इसका मतलब h/2 है। बच्चों को ये पता नहीं होता है तो वो क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, राइट, तो वो गलती नहीं करना है। तो इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज इट्स एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। राइट, यहाँ तक कोई डाउट? भाई किसी को डाउट है? जैद आप कुछ कह रहे थे बेटा? हाँ, कहाँ हो? ये सर वो जो आपने अभी प्लैंक कांस्टेंट लिखे हुए एक बार बताओ ना वापस, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, वो सिंबल समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा, एच या एच कट? नहीं, हाँ वो एच कट का मतलब क्या था, और ये एच कट प्लैंक का मतलब कांस्टेंट? h/2 पाई है। ओके। और अच्छा, प्लैंक उसको कांस्टेंट क्या होता है? मतलब सिर्फ एच से अगर रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्ट एच कट लिख सकते हैं। हाँ, और जो जो प्लैंक है वो सिंबल क्या है? इज एच प्लैंक। कांस्टेंट, एच एच है ये, अच्छा, ओके ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट। तो चलें आगे। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला, इसने पूरी जैसे पजल को सॉल्व कर दिया, है ना। जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए, वो इस बात को जैसे ही बोर ने बोला उसके बाद सब सॉल्व हो गया, है ना। रदरफोर्ड का मॉडल अगेन मतलब सही होने लग गया, राइट। ही वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि यार न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ये सब बातें, राइट। सो व्हेन बोर सेड कि यार देखो ऐसा है कि ऐसा होता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा तो जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं वो रिजल्ट वी कैन एक्सप्लेन, ठीक है। ये बात बोली। अब इन सेकेंड पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम, हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन्होंने ये बोला कि भाई ये अगर हम डाल देंगे ना तो सब कुछ, फिर मैं आई कैन एक्सप्लेन की देखो ऐसा ऐसा है। ये साइड की जहां पे देखो, जैसे 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 ये न्यूक्लियस है ना, जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे जैसे आर आप चेंज करोगे एमवीआर चेंज हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ आर इट इज चेंजिंग। ही सेड कि जहां जहां पे है ना एंगुलर मोमेंटम, जहां जहां पे आपका nh/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो कहीं कहीं पे h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि इंटीजर से मल्टीपल, है ना। n की वैल्यू 1 हो गई तो h/2 पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2h/2 पाई हो जाएगा, है ना, 3 हो गई तो 3h/2 पाई हो जाएगा, ऐसे। जहां पे भी एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा, वहां वहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रेजेंट हो सकता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, एंड दोज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ही हैज सॉल्व्ड दीज टू इक्वेशन, हमने यहाँ पे 3 एंड 4 निकाली हैं, और इससे इन्होंने क्या किया, है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके उन्होंने आर वी और इन सब वैल्यू पे कमेंट किया। जो वैल्यू इन्होंने निकाली अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए आ रही थी, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया, सही हो गया, कि जो रिजल्ट है उसको अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। व्हाट ही डज इज, इन्होंने जो इक्वेशन 3 और 4 थी, है ना, इक्वेशन 3 एंड 4 क्या थी, a z e स्क्वायर बाय r इज नथिंग बट mv स्क्वायर, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 3 थी, और mvr इज नथिंग बट nh/2 पाई। How we can, let's say
एलिमिनेट ओवर हियर यू कैन आल्सो सी कि m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, n की वैल्यू ठीक है, एक दो कुछ आ सकती है, डिवाइड बाय 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है। तो v और r है। नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड वी हैव टू वेरिएबल, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एलिमिनेट वन। लेट्स से हम v को एलिमिनेट कर देते हैं, तो v क्या हो जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी n h बाय 2 पाई इंटू एम आर। v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v square is nothing but n square h square divided by 4 pi square m square r square. Now let's put over here, ठीक है, इससे यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, है ना। We are going to put equation 3 में, तो क्या क्या बन जाएगा, k z e square by r is nothing but, है ना, mv square, तो m into v square की वैल्यू n square h square divided by 4 pi square m square r square। इससे क्या होगा, m से m कट, है ना, एक पावर कट गई, और इस r से ये वाली पावर कट गई। अब हमें ऑलरेडी वी हैव एलिमिनेटेड v ओवर हियर, हमें एक वेरिएबल निकालना है, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, हेंस r इक्वल्स टू, r को इधर ले गए और एक kz स्क्वायर को इधर ले आए, r इज नथिंग बट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m डॉट kz स्क्वायर। तो ये r का फॉर्मूला आ गया। अगर ध्यान से देखें इस r के फॉर्मूले में h कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट सॉरी p कांस्टेंट है, z और n कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या किया, इन सब की वैल्यू डाल देंगे, राइट। इन सब की वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू आ रही थी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाई z। r का फॉर्मूला क्या आ गया, है ना, r का फॉर्मूला बना 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, ये आपको लिखना है, यहाँ तो कोई डाउट, वैल्यू आप डाल के देख लेना, राइट। What is meant by angular momentum when something is doing the angular motion, ठीक है, सॉरी सर्कुलर मोशन, नॉट एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, उसकी सर्कुलर मोशन करते टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। एंड सिमिलरली देयर इज अनदर थिंग इज कॉल्ड, जैसे मोमेंटम होता है ना, लिनियर मोमेंटम m into v होता है, वैसे ही यहाँ पे, राइट, एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज mvr। You can remember this only, this value. What is 0 point, sir, that is 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, है ना, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से निकल के आया कि वो एटम का साइज क्या होगा, है ना। रेडियस अगर 10⁻⁻10 मीटर में है तो एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 के आसपास ही होगा। Z represents, Z is atomic number, भाई जो पहले पढ़ाया गया उसे भूलना नहीं है ना, एटॉमिक नंबर। एनी डाउट, क्लियर। जैसे ही उन्हें R मिल गया, तो जैसे ये R मिला, राइट, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा,
हम लिख देंगे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 and z equals to we are going to write 1. We are going to write both of these are 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा r is nothing but r1 is nothing but 0.529. ठीक है, ये क्या निकल गया, ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे प्रेजेंट होगा अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम में, देन इट इज गोइंग टू बी, है ना, close to 0.529. This is what has calculated, है ना, मैथमेटिकली ही हैज कैलकुलेटेड, और एक्सपेरिमेंटली भी ये वैल्यू कितनी आती है, इतनी ही आती है. फिर क्या हुआ कि जो बोर ने बात बोली वो भाई एक्सेप्ट हो गई कि भाई जो एक्चुअल में हम पता लगा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली और यहाँ मैथमेटिकली सॉल्व करके लेके आ रहे हैं, दैट इज, है ना, मैचिंग विद ईच अदर. ठीक है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसी तरह से कहीं किसी ने बोला हो, लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड, लेट्स से, है ना, एग्जांपल, फाइंड, है ना, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, क्या हो जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. So let's say this is the question. अगर सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन निकालना है तो n की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई 2, राइट. So what we are going to do, we are going to write in the, let's say, formula. So this is going to be over here, let's say R2 of helium plus ion. So then we are going to say 0.529. ठीक है, right. N2 n square, that is 4 divided by 2. तो इससे ये कट गया 2 times. So that's how you are going to solve it. ये हो जाएगा 18, 1, 4 के बाद 5, है ना, and 10, 1.058. ठीक है, n स्क्वायर बाई z, तो इससे वैल्यू आ गई, राइट. अभी इसी तरह से अगर कहीं किसी भी बोर ऑर्बिट निकाली जाएगी तो हम निकाल सकते हैं. सिमिलरली somebody is saying कि बताओ रेशियो बताओ, कैन वी राइट द रेशियो. सो लेट्स से फाइंड रेडियस रेशियो ऑफ, है ना, रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium 2 plus ion and third orbit of helium plus ion. बताओ भाई क्या आएगा रेशियो. तो आंसर इज, ओके, कई लोगों का आंसर आ गया है. मोनिश, तुम्हें रेशियो निकालने में दिक्कत आ रही है क्या, n स्क्वायर बाई z करना है आपको, n स्क्वायर बाई z देखना है कि क्या रेशियो आएगा. सो लेट्स से जिन लोगों को से गलतियां हो रही हैं, आंसर नहीं आए हैं, उनको क्या देखना है पहले, है ना, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस. क्या दे रखा है यहाँ पे, n is equals to 3, sorry 2,
second orbit, and Z is equals to 3. What is given here? N is equals to 3 and Z is equals to 2. अगर मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ लेट्स से लिथियम 2 प्लस निकालनी, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस, देन ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, राइट लाइक दिस, है ना? अगर इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक तो लिख लो नीचे सब्सक्रिप्ट में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 0.529 एंगस्ट्रॉम है। अभी 0.529 एंगस्ट्रॉम बार बार आ रहा है, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या लिख लेते हैं, इसको आर नॉट लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू आर नॉट। ठीक है, ठीक है। आर नॉट इज नथिंग बट आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 का स्क्वायर 4 बाई जेड 3। रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन कितना हो गया? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर 9 बाई 2। अब इनका रेशियो लेना है, तो आर लिथियम 2 प्लस डिवाइड बाई आर हीलियम प्लस आयन, क्या हो जाएगा? आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव सेड ये तो कैंसिल ही होना है, तो इसमें ध्यान ही नहीं देना है। आर नॉट 4/3, है ना? कैलकुलेट नहीं करके करते बैठना है, यहाँ पे 0.529 से कैलकुलेट कर रहे हो, फिर कट कर रहे हो। ठीक है, 9/2। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो कट गया, ये क्या होगा? सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये 9 इधर पहुंचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 8/27। ठीक है, आंसर हो गया 8/27। ठीक है भाई, जिनका नहीं आ रहा था उनको समझ में आ गया कि ये कैसे आएगा आंसर। लिथियम बेटा 2 प्लस आयन है ना? लिथियम 21 कैसे होगा? 27 कैसे होगा? मैं बोल भी तो रहा हूँ, अगर मान लो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मतलब मैं केवल क्वेश्चन तो नहीं लिख दे रहा हूँ, I'm saying ना ये लिथियम 2 प्लस आयन है, ये हीलियम प्लस आयन है। तो जिनको हो सकता है राइटिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, लिसन केयरफुली। ठीक है, दिक्कत कोई? ऐसे अगर एक और क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे सब लोग। करें, लिखो फाइंड रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन, third orbit of beryllium 3 plus ion, and fourth orbit of lithium 2 plus ion. Lithium 2 plus ion. So, Vinay, actually, man, orbits are there. Whether electron is present or not, that is not. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो n=1 में ही प्रेजेंट होगा, बट देयर वुड बी अदर लेट्स से स्टेशनरी ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो ऑर्बिट है वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको? देन से यस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रेज योर हैंड। रिपीट द क्वेश्चन। अरे यार आप लोग क्वेश्चन पे हट के बताओ, क्वेश्चन क्या था? थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। आकाश आपको तो भैया मैथमेटिक्स नहीं आती लगता है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रेशियो कैसे आ रहे हैं, है? So can we make every element unielectron hypothetically? In reality, it is very difficult. Every element. Hypothetically मतलब
ऑन पेपर वी कैन राइट, हम किसी को भी बना सकते हैं यूनि इलेक्ट्रॉनिक ना, जैसे सोडियम है, सोडियम से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, राइट, लिख दिया यहाँ पे Na10+। बट एक्चुअल में अगर कोई कहे कि यार मुझे 10+ बनाना है तो क्या होगा, आप एक एक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा ना, और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर था शुरुआत में, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन 11 ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फिर और आपने 9 कर दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा। तो इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट। समझ में आया? से यस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अपने क्वेश्चन की जो कि जिसपे अभी तक मैं देख रहा हूँ कि लोगों के रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, राइट, तो राइट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के राइट हैं। तो करना क्या है, जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे लिख लो ना, आर बेरिलियम 3+। मुझे यहाँ पे पता है n की वैल्यू क्या है मेरी 4th, क्योंकि मैं 4th ऑर्बिट नहीं सॉरी 3rd ऑर्बिट देख रहा था, राइट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पूरा। n की वैल्यू 3 हो गई, z की वैल्यू 4 हो गई, सो आई विल राइट r0 n स्क्वायर बाई z, n की वैल्यू स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9 बाई z 4, एंड 4th ऑर्बिट ऑफ, है ना, लिथियम 2+। सो देन इट इज r0, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 4 एंड z की वैल्यू कितनी आई 3, r0 n स्क्वायर दैट इज 16, है ना, बाई z इज 3। क्या होगा इसमें, राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये r0 कट जाएगा, तो बस हो गया। ट्वेंटी 27/64, बस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब यहाँ से हम रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी ऑर्बिट की, और हम क्या निकाल सकते हैं, और हम दो लेट्स से ऑर्बिट्स के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूं कि बताओ which of the following will be having maximum distance between two orbits, which of the another question, which of the following, है ना, the following distance difference is maximum, distance difference is maximum. Let's say I'm saying option I have given first and second orbit, B second and let's say fourth orbit, C third and fourth orbit, and that's a D fourth and fifth orbit. तो ऐसे में शॉर्टकट क्या है ना, सबकी कैलकुलेशन निकालते नहीं बैठना है। R इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, तो आपको यहाँ पे n स्क्वायर के हिसाब से देख लेना, इसका 1 फर्स्ट और इसका स्क्वायर 4, डिफरेंस कितना आया 3, यहाँ पे 4 और 16, है ना, डिफरेंस कितना आया 12, राइट, यहाँ पे 3 का 9 और 16, डिफरेंस कितना आया 7, राइट, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 5 का स्क्वायर दैट इज 25, डिफरेंस कितना है 9, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे डिफरेंस है, तो आंसर इज बी। समझ में आई क्या किया, राइट, ठीक है, तो you just have to check by calculating n square। ये तो हो गई बात आपकी रेडियस से रिलेटेड। अब हमें रेडियस पता चल गई, ठीक है, अब आप बात करते हैं दूसरे पे, तो वेलोसिटी, व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। अगर रेडियस पता है, एक हमें पता चल गया यहाँ पे, राइट, एक वेरिएबल, राइट, ओवर हियर,
व्हाट वी कैन डू इज हम दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, आर वी इज नथिंग बट एन एच बाई टू पाई एम इंटू आर, राइट। तो आप यहाँ पे एन एच टू पाई एम ये सब कांस्टेंट है, आर की वैल्यू डाल दो। So what we are going to write is velocity. According to Bohr, we are able to find the position of electron कि वो कहाँ हो सकता है, कितनी दूर हो सकता है न्यूक्लियस से, and we are also able to find velocity. Velocity की वैल्यू कितनी आई? We can say v is nothing but nh by 2 pi m into r, and r is nothing but n square h square divided by 4 pi square m dot k z e square, है ना। इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा v, hence p is equals to nh by 2 pi m into, यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा सब 4 pi स्क्वायर m into kz स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कट कर लेते हैं, nh से ये पावर एक कट गई, है ना, और ये 2 pi से, है ना, 2 pi से ये 4 pi 2 pi रह जाएगा, 4 pi स्क्वायर, m से m कट गया, v इज नथिंग बट निकल के आया 2 pi a z e square divided by n into h. Again, if you are going to see, then what is the constant? Pi is constant, k is constant, z is constant. Sorry, z is not constant. E square is constant charge, right? Similarly, h is constant. इसको ले आएंगे बाहर और ये z और n पीछे ले जाएंगे, तो v की वैल्यू आ जाती है 2.18 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड into z by n. ठीक है, ये फॉर्मूला ये आ गया। अब इससे क्या निकल जाएगी? वेलोसिटी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। यहाँ पे नोट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतनी बात समझ में आ रही है क्या हमने किया यहाँ पे, है ना। वी हैव पुटेड द वैल्यू, वी और आर की वैल्यू पुट की और ये निकल के आ गया। यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है? जेड और एन कांस्टेंट नहीं है, तो ये बाहर लेके आ गए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नथिंग बट, वी इज नथिंग बट लेट्स से 2.18 into 10 to power 6 meter per second. It is approximately, if you are going to say approximately, है ना, close to, मतलब obviously बात है, if you are going to let's say the power, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 है और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 10 to power 8। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की 1/100 है ना, इसे बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा रेस पड़ी होंगी, तो बीटा की वेलोसिटी कितनी हो गई? बीटा इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, बीटा की वेलोसिटी कितनी हो गई? 1/100 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यहां से ये बात को रिलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एच क्या है और के क्या है भाई, बताओ मुझे। एच अभी तक, अगर आप एच की वैल्यू अभी भी पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट वाले आपने फॉर्मूले सॉल्व ही नहीं किए हैं। प्लैंक्स थ्योरी जेड कराए थे ना लास्ट क्लास में। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 और ए की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9।
एक मिनट, यस प्रथम क्या डाउट है? सर ये v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है ना, इंटू z अपॉन n है कि h है वो? z बाई n, h नहीं है, n है ना? h तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये n है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। अब जैसे हमने रेडियस रेशियो लिखा था वैसे हम वेलोसिटी का रेशियो लिख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता ही क्या करना है, z और n की वैल्यू ध्यान से डालनी है। तो यहाँ पे जो आपको बातें याद रखनी है वो ये है कि जो रेडियस है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n। सो बी केयरफुल, यहाँ n स्क्वायर बाई z है, यहाँ z बाई n, ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट। तो इसको हटा देते हैं। अब अगर मान लो कोई मुझसे कहे लेट्स से कि टाइम पीरियड बताओ, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज डूइंग वन रिवॉल्यूशन, उसका टाइम पीरियड क्या है? थर्ड पॉइंट, तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है वन रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, राइट। सो वी हैव टू फाइंड दिस। ये कैसे पता करेंगे? तो हम बोलेंगे भाई टाइम पीरियड का मतलब क्या है, राइट। वी नो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ वन ऑर्बिट डिवाइड बाय स्पीड। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। डिस्टेंस ऑफ वन ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, एंड स्पीड क्या हो जाएगा v, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या आ गया फॉर्मूला, लेट्स से Tn इज इक्वल टू 2 पाई Rn डिवाइड बाय Vn। nth ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 2 पाई Rn की वैल्यू लिख सकते हैं R0 n स्क्वायर बाई z। सिमिलरली R0 मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ R0 इज नथिंग बट 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंड ऐसे ही Vn को क्या लिख सकते हैं, V0 z by n। V0 is nothing but 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व, यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी देखो z पे चला जाएगा इधर और ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बना, t n is nothing but n का मतलब यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इन सबस्क्रिप्ट, इट इज nth ऑर्बिट में क्या है टाइम पीरियड, राइट। So this is going to be 2 pi R0 by V0 because we know this is constant into ये क्या हो जाएगा NQ by Z square. So we are going to put the values, right? If we are going to put the values, then what will happen? ये 2 pi into 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे भाई, स्टैंडर्ड यूनिट लिख रहे हैं हम, है ना। टाइम पीरियड सेकंड में लिखेंगे तो वी हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। So that is nothing but you are going to write 10 to the minus 10 meter divided by R0, सॉरी V0 नॉट R0, V0 R0 लिख दिया हमने, V0 का क्या लिखेंगे 2.18 into 10 to the minus सॉरी 10 to the 6 meter per second into NQ by Z square. You can say the value of time period is going to be 10 to the minus 16 के आसपास या 10 to the minus 15 के आसपास, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। 10 to the minus 15 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन हो जा रहा है, तेज घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, चलो सब लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
This is coming around, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Tn is nothing but 1.524 into 10 to the minus 16 है ना, second into n cube by z। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, प्रोपोर्शनलिटी की, ये n और z से किस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। जेई एडवांस में एक बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये आ चुका है। कैसे आया था, इधर लिखा हुआ था, लेट्स से एक कॉलम 1 में ऐसे लिखा हुआ था कि r है ना, rn bn tn है ना, ऐसा करके लिखा हुआ था। और यहाँ पे लिखा हुआ था राइट प्रोपोर्शनल टू कॉलम 2 में n क्यूब, मतलब अलग अलग टर्म लिखे थे, n स्क्वायर बाई z है ना, z बाई n, ऐसे अलग अलग लिखे थे, एंड देन यू हैव टू मैच राइट। तो ऐसा भी आता है, यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर अब आप भूल भी जाओ तो आपको पता है ये फॉर्मूला कैसे निकालना है, 2 पाई rn डिवाइड बाई bn। ये तो हो गया भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर कोई बोले कि मुझे लेट्स से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कैन इलेक्ट्रॉन डू इन 1 सेकंड, हाउ वी आर गोइंग टू से, and we are going to say frequency। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, आई को 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज, दिस फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी व्हिच वी हैव सीन इन फोटोन। फ्रीक्वेंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। क्या होता है, एफ 1/t के बराबर होता है टाइम पीरियड। तो एफ एन इज नथिंग बट 1/tn है ना। मान लो कहीं पे लिखा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी जैसे है ना, वो 2 राउंड लेता है 1 सेकंड में, 2 राउंड 1 सेकंड में लेता है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ। एक राउंड को लेने में उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/2, 1 राउंड इन 1/2 सेकंड। ये क्या हो गया, ये इसका आ गया टाइम पीरियड। You can see the relation over here is nothing but Fn is nothing but 1/Tn। जैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई है ना, सॉरी टाइम पीरियड पता चल गया, यू कैन से अबाउट फ्रीक्वेंसी राइट। ये तो समझाने के लिए था, सो आई एम गोइंग टू रब इट। यहाँ पे Fn, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस Fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻16 डिवाइड बाई 1.524 इंटू z² बाई n क्यूब है ना। ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, इंटू 10⁻15। तो यू कैन सी हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट कैन टेक है ना, साइकिल पर सेकंड, हाउ मेनी 10⁻15, इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कैसे रिलेट करना है, 2 पाई r डिवाइड बाई v से आप निकालोगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का इन्वर्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बोले फोर्स के बारे में बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे प्रोपोर्शनलिटी बताओ। फोर्स आप 2 तरह से निकाल सकते हो, आइदर यू कैन से F इज नथिंग बट kZe² बाई r², kZe² बाई r², और यू कैन से mb² बाई r। The both, let's say you are going to get same, let's say proportionality, आपको सेम प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ke², ये तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू बस रख देनी है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज नथिंग बट ke² इंटू z
डिवाइड बाई आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ए जेड ई स्क्वायर। अच्छा, ये एन की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड क्यूब बन जाएगा। आई एम गोइंग टू राइट ए स्क्वायर इंटू जेड क्यूब डिवाइड बाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू एन की पावर 4। यहाँ पे हेंस क्या निकल के आया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू डिवाइड बाई एन टू पावर। किसी ने फोर्स पूछा तो फोर्स हम बता देंगे, ठीक है। ये z और n की या n बाई z की प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं हम अलग अलग उसमें। एक टर्म आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप यहाँ से भी निकाल के देख सकते हो, है ना। यू कैन डू बाई योर सेल्फ। यहाँ पे m v की स्क्वायर क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना, z बाई n का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई आर नॉट n स्क्वायर बाई z। z ऊपर जाएगा z क्यूब n स्क्वायर n टू पावर 4। तो either you can solve by this method also, so you will be getting same answer, right। अब बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद, जैसे कोई कहे एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन की डिपेंडेंस, एक्सेलरेशन इज a, right। so either you can say f is nothing but m into a। जो फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी होगी वही a की प्रोपोर्शनलिटी होगी, ठीक है। फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी होगी वही a की प्रोपोर्शनलिटी होगी, बिकॉज m इज कांस्टेंट, hence a is proportional to z cube by n to power 4, ठीक है। so और what you can do is you can also solve by dv by dt, or you can say delta v by delta t। v की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किस पे है, z by n पे है, और t की प्रोपोर्शनलिटी अभी हमने निकाली थी, कितनी क्या किस पे थी, n क्यू by z स्क्वायर, right। if you are going to put, then also you are going to get same answer, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt डेल्टा v by डेल्टा t, उससे भी निकालेंगे आप, डेल्टा t इज टाइम पीरियड, ठीक है, वो सेम वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो किसी से भी आप निकालो, राइट। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। बात करते हैं एनर्जी की, ये फाइनली सारी बातें हो गई, तब अब एनर्जी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। Linear acceleration, I think Vinay, I will be not be the right answer, right person to say this, but I think कि acceleration हम वहाँ पे बात कर रहे हैं linear में। The linear acceleration is not happening. This is circular motion now. But I think you should confirm this with physics sir, वो बताएंगे अच्छी तरह से। Sir, force is proportional to z cube by n raised to 4, और acceleration भी proportional to z cube by n m constant है ना। हाँ, तो फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो प्रोपोर्शनलिटी बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि फोर्स डबल होगा तो बता, एक्सेलरेशन डबल होगा तो फोर्स डबल होगा या नहीं होगा। उसकी प्रोपोर्शनलिटी सेम आ गई ना। हाँ, ओके सर। अब बात करते हैं एनर्जी पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना बोर मॉडल में।
डाउट हो तो पूछ लेना बिल्कुल आराम से। एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So let's understand one by one. What is kinetic energy of any electron in a orbit? Kinetic energy of electron in any orbit क्या हो जाएगा? Is nothing but half mv square. ये काइनेटिक एनर्जी है। अभी हाफ mv स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है k z e स्क्वायर बाई r इज ना फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने पहले पढ़ा था, k z e स्क्वायर बाई r इज नथिंग बट mv स्क्वायर। Hence kinetic energy which is half mv square is nothing but k z e square by r into half, तो ये हो जाएगा k z e square by 2r। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड वी कैन से k z e square by 2r, क्योंकि ये इक्वेशन से हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy between two charges between, let's say, nucleus and electron, right? So that's why potential energy का formula क्या होता है, k q1 q2 by r. We are going to write what is q1, z into e, ना? Charge of nucleus, z into e, charge of electron that is e, है ना? Opposite है तो यहाँ पे क्या होगा, let's say this is plus charge लिख ले रहा हूँ मैं plus and this is minus, plus into minus क्या हो जाएगा, negative by r. So this is minus k z e square by r. Now very careful be, है ना? Potential energy is nothing but k z e square by r, है ना, negative में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। So what will happen, right? Total energy क्या हो जाएगी? Total energy will be equals to, so we are going to say total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy we are going to write k z e square by 2r, and potential energy is k z e square by r. So what will happen, we are going to take k z e square common, by r common, तो ये हो जाएगा 1 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1 is minus half. Answer is minus half k z e square by r. तो इससे क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है ना, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट minus k z e square by 2r, which is nothing but minus of kinetic energy, or which is nothing but potential energy divided by 2. So this is the very important relation, you just have to write it. काइनेटिक एनर्जी हमने पॉजिटिव क्यों ली, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर हैपनिंग। यस अनुष्का। यस बेटा बोलो। Anushka, you have to unmute yourself. I have given the permission. चलो भाई यहाँ तक, और किसी को कोई डाउट? I'm not able to unmute you beta, you have to unmute yourself. If you have any doubt you can message me, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर दो मुझे, ठीक है? अब यहाँ पे इतना जो भी हमने किया है इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट
ये आगे मैं बताऊंगा पोटेंशियल, ये भी टोटल एनर्जी के और बहुत कुछ पढ़ना है, एनर्जी डायग्राम पढ़ना है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, जस्ट एक क्विक समरी, बहुत कुछ आ गया है ना आज। तो पहली बात तो ये है कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्थिति। क्यों बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सिस्टम, राइट, इसीलिए। तो पहले केवल और केवल हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस आयन ऐसे स्पीशीज के लिए पता किया कि क्या होता है वहां पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इनकी पोजीशनिंग क्या होती है, राइट। व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, व्हिच इज इक्वल्स टू, you are going to say centripetal force, which is given by centripetal force, right? K q1 q2 by r square is nothing but, you can write kz square by r square, and this is nothing but equals to mb square by r। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, यह फोर्स आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। This force is provided by, this value is provided by electric force, so we have done this equation ना, इसको आपने कवर किया और फिर उसके बाद एक रिलेशन निकाला, which is nothing but kz square by r is mb square, which we have used right now, है ना, काइनेटिक एनर्जी में। फिर दूसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे भी जिस भी ऑर्बिट में, लेट्स से जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो सारी ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, और वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। वी हैव रिटन mvr is nothing but equals to nh/2। अब इससे क्या हुआ, इससे हमने एक इक्वेशन बनाई जिससे हमने v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाल के v स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वो इक्वेशन 3 में डाल दी। इक्वेशन में 3 में डाली तो r की वैल्यू मिल गई, which is nothing but 0.529 एंगस्ट्रॉम into n square by z। फर्स्ट ऑर्बिट की आपने ऑर्बिट वो निकाल ली, है ना, रेडियस, सेकंड थर्ड सबकी निकाल सकते हैं आगे, रेडियस रेशियो निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली, राइट। Now what we have done is, next is velocity। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हमें अगेन पता है mvr equals to nh/2 pi। बस वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब सॉरी, उस फॉर्मूले में r की वैल्यू डाल दी हमने, r की वैल्यू डाल दी तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी मिल गया यहाँ पे z/n। What you have to do is, इन जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हैं इनमें सबकी वैल्यू आपको डालनी है, राइट, और घर पे ट्राई करना है कि कैन यू गेट द राइट आंसर और नॉट, है ना। 2 पाई, k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9। जिनको ये वैल्यूज नहीं पता है उनको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाले में लिख देता हूँ r में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। स्टैंडर्ड यूनिट लिख रहे हैं तो आपको हमेशा सब स्टैंडर्ड में ही लिखना है, राइट। सॉरी, कहाँ गया, ऊपर और ऊपर था फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा, एन हो गया, एम हो गया, तो वाई स्क्वायर पता है, के और जेड, के और ई और पता करने है ना, तो के की वैल्यू, के इज 9 into 10⁻9 and E is nothing but 1.6 into 10⁻19 कूलम। बस ये कूलम, ये सब वैल्यू आप डालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है अपने आप खुद घर पे बैठ के कि वही, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड निकाल लिया, दैट इज नथिंग बट 2 पाई r by p। फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/Tn, फ्रीक्वेंसी निकल आया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ, लेट्स से r वैल्यू ओवर हियर, तो उससे मिल गया हमें, राइट। तो एक्सीलरेशन भी मिल गया। नाउ फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस ऑर्बिट में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व टोटल एनर्जी। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ठीक है।
तो ठीक है, आज के लिए फिर ये काफी है, राइट। अब आप लोग जा सकते हैं, जिनको भी कोई डाउट है वो यहाँ रुक सकते हैं, राइट, अदर्स कैन लीव। हाँ भाई बोलो वंश। हेलो सर। सर के का मतलब क्या रहता है सर? वो K is a constant actually। K होता है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली होता क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, ये किस मीडियम में है। मान लो एक चार्ज लिखा हुआ है Q1 और एक है चार्ज Q2, वो डिपेंड करता है कि इसके बीच में मीडियम क्या है, ठीक है, क्या वेदर इट इज एयर और वाटर और ऑयल, क्या लिखा हुआ है ना, है ना। तो वहां हाँ पे सर। K की वैल्यू कांस्टेंट आती है, वो होता है एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आपको ये पता नहीं है, इसलिए K की वैल्यू 9 × 10⁹ बस मान के रखो अभी, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम चेंज हो जाता है तो वहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल k। ये बताता है कि ये एयर के टर्म्स में कितना उसमें परमिटिविटी ज्यादा है, कम है, क्या है, तो इसलिए बताता है। थोड़ा सा अलग है, बट यू जस्ट रिमेम्बर द वैल्यू ऑफ k, हमारे लिए बस इतना ही काफी है, ओके सर। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या सीखा हमने कि एक्चुअली होता ये है कि अलग अलग, लेट्स से मीडियम में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग लगता है। अगर वो एयर में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, एयर और स्पेस मान लो, और अगर मान लो ऑयल में, वाटर में, कहीं और है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग लगेगा। वो हमें देखना नहीं है अभी, अभी बस हम एयर के टर्म्स में ही देख रहे हैं। तो 15th क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया, 15th नहीं बताया सृष्टि, आयोडीन वाला है ना, आई थिंक वही है ना आयोडीन। नहीं है, अच्छा वो कुछ और है क्या। ये वाला ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक ये कह रहे हैं एक डाई है, उस पे लाइट गिर रही है ना। तो ये कौन, वो भी लाइट गिर रही है 4500 एंगस्ट्रॉम, इसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो E absorbed is nothing but N absorbed, number of photons absorbed into energy of photon which is nothing but hc by lambda a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। total energy absorbed is nothing but N absorbed into hc by lambda a, right। कह रहे हैं इसमें से जब ये एब्जॉर्ब हो रही है उसके बाद कुछ इमिट भी हो जा रही है, तो एनर्जी इमिटेड क्या हो जाएगा, विच इज ऑफ लैम्डा 5000 angstrom, you can write 5000 angstrom। E is nothing but energy of emitted hc by lambda e। They have given the relation between these two। He said कि 50% ही है जो वो एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी 50% of absorbed energy is equals to emitted energy, है ना, is re-emitted out। इसका मतलब क्या हुआ, E is nothing but 50% of absorbed energy which is nothing but E is nothing but EA by 2। तो आपको इनका रिलेशन पता है H और ये लैम्डा ही पता है, ये अगर रेशियो लोगे कट जाएगा। तो कैन यू सॉल्व व्हाट इज Na by Ne, बिकॉज़ दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, रेशियो ऑफ क्वांटा एमिटेड टू रेशियो टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, मतलब Ne by Na पूछ रहे हैं। हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है, तुम लागे कोई रेप्टाइल है, मान लो स्नेक टाइप है, उसके ब्रेन में सिग्नल पास होता है जब इतने वेवलेंथ के फोटोन का, है ना, इतनी वेवलेंथ का फोटोन उस पर टकराता है और टोटल एनर्जी इससे ज्यादा हो जाती है तो वो ट्रिप हो जाता है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर टू ट्रिप द लेट्स से सिग्नल। ये तो हो गई टोटल एनर्जी।
है ना, आपसे नंबर पूछे गए कितने नंबर ऑफ फोटोन और आपको वेवलेंथ दे रखी है HC बाय लैम्डा, बट सॉल्व इट, गेट द आंसर एंड चलो डिस्कशन, फिर हम डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, बस ये एक दो डाउट बता दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी चले गए हैं, तो अभी हम मान लो डिस्कस कर भी लेते हैं तो भी दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है। यस यू कैन टेक लैम्डा 12,400, बट यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन में तो ये कट ही जा रहा है ना, तो व्हाई यू हैव टू सॉल्व इट, सॉल्व मत करो, द रेशियो, ठीक है। बाय।